लखनऊ में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की जीवनी पर आधारित पुस्तक चुनौतियां मुझे पसंद है का विमोचन किया। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उपराष्ट्रपति का आभार जताया। इसके अलावा सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्यपाल की जीवनी पर आधारित पुस्तक प्रेरणादायी है और महाकुंभ में उपराष्ट्रपति की उपस्थिति ने प्रेरणा दी थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अवसर सबको मिलते हैं, कुछ बिखरते हैं, कुछ निखर जाते हैं। तो लखनऊ में सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम इस कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं और चुनौतियां मुझे पसंद हैं इस पुस्तक का विमोचन हुआ है। इस पुस्तक के विमोचन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मौजूद रहे। राज्यपाल आनंदीबेन की जीवनी पर आधारित ये पुस्तक है। इस पुस्तक के विमोचन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये प्रेरणादायी है और पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति भी पहुंचे, जिनके हाथों यहां पर चुनौतियां मुझे पसंद है पुस्तक का विमोचन किया गया। योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। लखनऊ में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे और इस पुस्तक के विमोचन के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह पुस्तक प्रेरणादायी है, चुनौतियां मुझे पसंद हैं। आनंदीबेन पटेल की जीवनी पर आधारित इस पुस्तक का विमोचन किया गया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा। पर मेरी शुभकामनाएं। आनंदीबेन पटेल इतनी सरल नहीं है जैसी दिखती हैं। आज 1 मई श्रमिक दिवस भी है। सोच देखिए, जिनके लिए जीवन भर काम किया, उस दिन को पुस्तक विमोचन के लिए आपने चुना। साधुवाद के पात्र है। पर बात यहां तक नहीं रुकती है। स्थान कौन सा चुना? अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। इंडिया इज वर्ल्ड्स मोस्ट पीस लविंग नेशन. India has the oldest civilization. India is a land of inclusivity. The world comes to learn about inclusivity from Bharat. उनके एक प्रतीक हैं जिनको ढूंढा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, अब्दुल कलाम, भारत के राष्ट्रपति बने उनके नाम पर। आनंदीबेन पटेल जी की हर बात को बारीकी से देखना चाहता हूं। बात फिर भी यहां खत्म नहीं होती है। टेक्निकल यूनिवर्सिटी सुनी आपने, चांसलर बहुत यूनिवर्सिटीज की हैं। टेक्निकल मीन्स द वर्ल्ड इज बीइंग ओवरटेकन बाय डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज. वी आर फेसिंग मोर पॉजिटिव एंड क्रिटिकल situation than industrial revolution. Artificial intelligence, Internet of Things, machine learning, blockchain, जमाना टेक्नोलॉजी का है। भारत के प्रधानमंत्री ने देश को टेक्नोलॉजी युक्त कर दिया है, दुनिया सराहना कर रही है। तो आपने उस प्रतिष्ठान को सुना जो टेक्नोलॉजी शब्द को परिभाषित करता है। I congratulate the Honorable Governor. इन्होंने हिम्मत तो हमेशा दिखाई है और हिम्मत को मैंने देखा है, हिम्मत का मैंने फायदा उठाया है। पर ऐसी पुस्तक लिखना आसान नहीं है और ईमानदारी से लिखना बहुत मुश्किल है।
चुनौतियां मुझे पसंद हैं। सबसे बड़ी चुनौती है ये लिखना की चुनौतियां मुझे पसंद हैं। आप साधुवाद की पात्र हैं। और उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के सुयोग्य मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको युवा मुख्यमंत्री कहा जा सकता है क्योंकि आजकल युवा की परिभाषा मेरे समझ में नहीं आती है। आपसे उम्र में बड़े लोग अपने आप को युवा कहते हैं तो मुझे कोई संकोच नहीं, आप युवा मुख्यमंत्री हैं। इस उत्तर प्रदेश 8 साल बेमिसाल के आप नायक हैं और महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा आयोजन, सांस्कृतिक आयोजन, 60 करोड़ से ज्यादा लोगों का बहुत कम समय में वहां आना, इतना सफलतम आयोजन सदियों तक याद रहेगा। सदियों पहले कभी नहीं हुआ, पूरे विश्व में कभी संपन्न नहीं हुआ। आप उसके सारथी हैं। पर जैसे आपके राज्यपाल की बात बारीकी से देखनी पड़ती है, आपका भी आकलन कोई आसान नहीं है मुख्यमंत्री जी। 8.5 साल में बिना कोई टैक्स लगाए हुए 12.75 लाख की जो करोड़ की जो इकोनॉमी थी, उसको करीब आप 30 लाख करोड़ तक ले गए। हर अर्थशास्त्री के लिए अचंभा है कि उत्तर प्रदेश इस तरीके से बना है। यह शोध का विषय है। पर व्यक्ति आए, उसमें भी आपने डबल छलांग लगा दी, 46,000 से 1,10,000 कर दी। भारत गणतंत्र का 55% एक्सप्रेसवे आपके यहां पर है। दुनिया के बहुत से देश हैं जिनमें बहुत कम संख्या है मेट्रोस की, पर आपने यू हैव फ्रॉगलिफ्ट। अभी मेरी जानकारी के हिसाब से 6 शहरों में मेट्रो हैं और देश में आप अव्वल नंबर हैं। पर बात यहां तक नहीं रुकती है, जैसे महामहिम राज्यपाल की भी नहीं रुकती है। मैक्सिमम एयरपोर्ट्स फंक्शनल एट द मोमेंट 16, 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, और मान्यवर देश और दुनिया इंतजार कर रही है जेवर का। एक्चुअली जेवर तो जेवर है, प्रगति का जेवर है, और जेवर जितना ग्रहण किया जाए वो अच्छा ही लगता है। ऐसी परिस्थिति में आपकी उपस्थिति बहुत मतलब रखती है। आपके बारे में जो महामहिम राज्यपाल ने कहा 100% सही है। आपने कुछ बातें ऐसी कही हैं जो चुनौती से जुड़ी हुई है। चुनौती से पलायन करना, चुनौती के प्रति उदासीन रवैया रखना, चुनौती के प्रति निष्क्रिय होना कायरता की निशानी है। कायरता का कोई भी अंश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में नहीं है। इसमें कोई मेडिकल जांच की आवश्यकता नहीं है। स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, संस्कृत हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो,
absolutely fluent, seamless, a cultural ambassador of Bharat. श्री सतीश महाना जी लंबे समय तक विधायक रहे। खन्ना जी कहाँ हैं? खन्ना जी के बराबर हैं या कौन ज्यादा मुझे नहीं पता, सतीश महाना जी या हमारे प्रखर कांग्रेसी मेरे पुराने मित्र, वो भी आपके समकक्ष हैं। अनुभवी विधानसभा के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जी बहुत बड़े प्रांत के उप मुख्यमंत्री हैं। अनार पटेल और संजय भाई के बारे में एक बात कहूंगा। अनार ने बहुत तरीके से अपनी मां का विवरण किया, तो मुझे एक प्रसंग याद आ गया। चलचित्र से है, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के बीच में एक वाद विवाद हो रहा है। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, आपके पास क्या है? तो शशि कपूर ने सशक्त तरीके से कहा मेरे पास मां है। अनार, आपके पास ऐसी मां है जिसकी ताकत उम्र के साथ कम नहीं है। एंड द बेस्ट इज येट टू कम। परम आदरणीय कलराज जी मिश्र मेरे मार्गदर्शक रहे हैं, बहुत अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं और संवैधानिक दृष्टि से जो परिवर्तन आपने राजस्थान के राजभवन में लाए हैं सदैव याद रहेगा। भारत के संविधान की यदि सही ज्ञान आपको लेना है कम समय में प्रभावी तरीके से, एडमिट तरीके से, तो आपने जो वहां किया है उसका दर्शन कर लें। हमारे सामने माननीय ब्रजलाल जी कहाँ हैं? अच्छा, दिख रहे हैं। राज्यसभा के प्रखर सदस्य हैं, गृह विभाग समिति के अध्यक्ष हैं, बड़े प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण बहुत बड़े लेखक हैं। I can say with pride, I am privileged to be chairman of a house where we have such gifted people like Brajlal as members. Honorable ministers, legislators, and the most important component is bureaucracy. We have amongst us Manoj Kumar Singh, Chief Secretary, and in the audience we have from your own state, both being alumnus of IIT Kanpur, Sri Sunil Kumar Gupta, a senior IAS officer of 1987 batch, Secretary to Vice President. सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो लोग यहाँ उपस्थित हैं और जो और मौसम से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर आपको सिद्धार्थनगर से बता दें। सिद्धार्थनगर में मौसम ने करवट बदल ली है। धूल भरी आंधी के चलते सुरक्षित स्थानों पर लोग रुके हैं। उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। यहाँ पर बड़ी खबर आपको बता रहे, मौसम करवट बदल रहा है। सिद्धार्थनगर में अगर मौसम की बात करें तो यहाँ पर मौसम ने करवट बदली है। धूल भरी आंधी के चलते सुरक्षित स्थानों पर लोग रुके हैं। उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। तो यहाँ पर धूल भरी आंधी चली, दिक्कतें भी हुई हैं, लेकिन जो उमस भरी गर्मी थी उससे राहत मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। सिद्धार्थनगर में मौसम ने करवट बदली है। धूल भरी आंधी यहाँ पर चली, दिक्कतें लोगों को जरूर हुई। सुरक्षित स्थानों पर लोग रुके, लेकिन उमस भरी जो गर्मी सिद्धार्थनगर में थी उससे कुछ राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो सिद्धार्थनगर में मौसम ने करवट बदली है। उमस भरी गर्मी से राहत है। धूल भरी आंधी के चलते लोग सुरक्षित स्थानों पर जरूर रुके, लेकिन उमस भरी गर्मी से राहत मिली है लोगों को। तस्वीरें भी हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, देख सकते हैं। बहुत तेज आंधी है, धूल भरी आंधी है,
लोगों की दिक्कतें भी यहाँ पर ज़रूर बढ़ी, लेकिन मौसम ने करवट बदली तो उमस भरी गर्मी से राहत मिली, क्योंकि जो तेज़ तपती हुई धूप थी वो हट गई और यहाँ पर आंधी ज़रूर चली है, दिक्कतें ज़रूर हुई हैं, लेकिन उमस से राहत मिली है। हमारे संवाददाता श्याम सुंदर शुक्ला इस वक्त फोन लाइन पर हैं। श्याम, किस तरीके का मौसम यहाँ पर बना हुआ है? आने वाले दिनों में मौसम का क्या मिजाज रहेगा? जी, कहीं ना कहीं एकाएक जिस तरीके से भारी उमस और गर्मी थी, लोगों को राहत उससे मिली है। मौसम ने एकाएक करवट ली है और तेज धूल भरी आंधी आई, लेकिन कहीं ना कहीं जो मौसम में जो उमस भरी गर्मी थी, लोगों से लोग परेशान थे, उससे लोगों को निजात मिला है। और आंधी धूल भरी जो आंधी थी, लोग उससे सुरक्षित स्थान पर रुके, क्योंकि जिस तरीके से आंधी आई है तो कहीं ना कहीं जो राहगीर है उनको काफी दिक्कत हो रही थी, लेकिन लोग उस सुरक्षित स्थान पर रुक चुके हैं। लेकिन जो मौसम है कहीं ना कहीं 2 से 3 दिन अभी इसी अनुमान में है, अलर्ट जारी किया गया है कि कहीं आंधी और बारिश की चेतावनी भी मौसम विभाग ने दी है। जी श्याम, क्या बारिश का भी यहाँ पर पूर्वानुमान जारी किया गया है, और ऐसे में जो उमस भरी गर्मी है लोगों को कितनी राहत मिल सकती है? जी, कहीं ना कहीं जिस तरीके से 2 से 3 दिन का अनुमान ये जारी किया गया है कि बारिश और आंधी की अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन जिस तरीके से भारी उमस और गर्मी और धूप से लोग चिलचिलाती धूप से कहीं ना कहीं परेशान थे, लेकिन कहीं ना कहीं मौसम में भी करवट लेने से लोगों को भारी उमस और गर्मी के बीच धूप से राहत मिलने की आस दिख रही है। जी बिल्कुल श्याम, यानी कि राहत तो मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अगर आंधी बहुत तेज चली तो लोगों की दिक्कतें भी यहाँ पर हो सकती हैं, लेकिन बारिश हुई तो उमस भरी गर्मी से जरूर राहत मिलेगी। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। फतेहपुर जिला नगर पालिका परिषद सदर में भ्रष्टाचार और पक्षपात का मामला सामने आया। स्थानीय ठेकेदारों ने परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों पर कमीशन खोरी और कार्यों में अनियमितता का आरोप लगाया है। एआर इंटरप्राइजेस के संचालक अंकित मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर परिषद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनकी फर्म की ओर से कराए गए कार्यों का भुगतान अब तक नहीं किया गया। अंकित मिश्रा ने बताया कि पालिका परिषद में ठेकेदारों के साथ पक्षपात किया जा रहा है। कई ठेकेदारों से एडवांस में कमीशन मांगा जा रहा है। नाला सफाई के टेंडर को लेकर भी अनियमितताएं उजागर हुई हैं। हमारे नगर पालिका परिषद फतेहपुर के कुछ सम्मानित सभासद जो कि इस भ्रष्टाचार की लड़ाई से लड़ रहे हैं, उन्होंने जब लेटर लिखा, आप लोगों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन दबाव में आके फौरी तौर पे आनंद फानंद में उन टेंडरों को खोल देता है। जब आप देखेंगे कि वो साफ सुथरे तौर से टेंडर हुए हैं तो वो टेंडर 28%, 32% निम्न पर हैं, जिससे सरकारी राजस्व बच रहा है। भैया, जो 100 रुपए का काम है उसको नगर पालिका की संस्थाएं 68 रुपए में करने जा रही हैं। और वहीं पे आप देखेंगे जलकल, आप देखिएगा, इसको नोट करिए आप, जलकल, प्रकाश, सबसे बड़ी चीजें जो हैं। इसके बाद आपकी ये नाला सफाई जो मैं आरोप लगा रहा हूं, मुझको शंका है, मैं पूर्णतः अभी नहीं कह रहा हूं, विश्वास के साथ, चूंकि मैंने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, शायद वो बंदे बैकफुट पे आ जाएं। और मेरा उद्देश्य था कि सरकारी राजस्व का बचत हो और पारदर्शिता पूर्ण कार्य हो। मुझे विकास से कोई अवरोध नहीं है, कोई भी करे। हम कहते हैं स्वच्छ कंपटीशन हुआ, 32% कंपटीशन हुआ, उसमें कई फर्में जिनके दम थी उन्होंने दिया। काम जब मैनेज होता है तो बिल्कुल एस्टिमेटेड रेट पे आएगा। काम जब कंपटीशन हो जाता है तो 25%, 28%, 30%, 32% बिलो क्यों होता है? और ये निर्माण में नियम शर्तें क्यों नहीं लगाई जाती हैं? इसलिए कि निर्माण पे ही कंपटीशन करा दो, बाकी हर जगह बंदर बांट करके जो बाहर बैठे हुए हैं, जो नगर पालिका को तथाकथित रूप से संचालित कर रहे हैं, उनके पास पैसा भेजना नगर पालिका प्रशासन का उद्देश्य है। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नैज घोषी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। नैज, कमीशन खोरी का आरोप लग रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्या कुछ कहना है आपस जिम्मेदारों का? जी बिल्कुल, बता दूं रवि जी कि नगर पालिका परिषद भ्रष्टाचार और पक्षपात के आरोप लगाए गए हैं। स्थानीय ठेकेदारों ने परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों के कमीशन खोरी और कार्यों को अनियमितता का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है। एसआर इंटरप्राइजेज के संचालक अंकित मिश्रा, उनकी मां राजेश्वरी देवी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर परिषद के कई गंभीर आरोप लगाए हुए। उनका कहना है कि उनकी फर्म द्वारा कराए गए कार्यों का भुगतान अब तक नहीं किया गया है, जबकि उनके घर में कई लोग बीमार हैं। ठीक है नैज, आप नजर बनाए रखिएगा, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। मेरठ लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में एक अजीब और गरीब घटना सामने आई,
जहां पत्नी को अपने पति की दाढ़ी पसंद नहीं आई और वो अपने क्लीन शेव देवर के साथ फरार हो गई। बता दें कि फरार होने से पहले पत्नी के पति के कत्ल की साजिश भी रची गई। वहीं मामला सुर्खियों में आने के बाद देवर अपनी भाभी को लेकर घर पहुंच गया। ऐसे महिला का आरोप है कि उसके पिता ने उसके पति को 5 लाख रुपए दहेज में दिए थे। अगर वो उसे पैसा वापस कर दे तो वो अपने देवर के साथ ही चली जाएगी। इसमें ये है कि उसने बात खुल्लम कही है मेरे से, मुंह पे कही, मुझे दाढ़ी की वजह से पसंद नहीं हो तुम। नबी की सुन्नत से तो मोहब्बत वो करे जो दीनदार हो, और वो नमाजी है उसका तो माहौल ही दूसरा है। वो स्कूल के टाइम से उसकी कोई सेटिंग चल रही थी, उसी से मोहब्बत करती है वो, तो मुझे कहाँ पसंद करेगी फिर। 4 महीने हो गए। कहाँ की रहने वाली आपकी पत्नी? किशोली। आपके भाई का क्या नाम है? सादिया। तो 3 महीने से आपके भाई के साथ फरार है? 3 महीने हो गए तकरीबन, अभी पूरे 3 महीने हुए। 3 फरवरी का मामला है ये। मैं मिलन पैलेस के श्रावस्ती के मल्हीपुर थाना क्षेत्र में 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ के दौरान घायल हो गया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की। इस दौरान पशु तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में एक छात्र के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। बताया गया कि पकड़ा गया बदमाश भारत से नेपाल पशु की तस्करी करता था। आज दिनांक 1/5/2025 को थाना फजलगंज क्षेत्र में हत्या के प्रयास में वांछित मोहम्मद आकिब नाम का आदमी, जो नवाबगंज का निवासी था, फजलगंज पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ये कहीं किसी अपराध के सिलसिले में जीएमसी यार्ड के पास आया हुआ है। इस सूचना पर एसएचओ फजलगंज तथा डीसीपी सेंट्रल की सर्विलांस टीम के साथ इन लोगों ने घेराबंदी की, जिसमें उसने पुलिस पर जान मारने की नीयत से फायर किया। इसकी जवाबी फायरिंग में, पुलिस के द्वारा की गई फायरिंग में मोहम्मद आकिब घायल हुआ। उसे घायल अवस्था में हैलेट हॉस्पिटल भेजा गया है। उसके कब्जे से एक 315 बोर का तमंचा, 2 खोखा कारतूस तथा 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इस संबंध में इसके ऊपर पहले से भी 25,000 रुपये का डीसीपी सेंट्रल द्वारा इनाम घोषित किया गया था। घटना के संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उधर श्रावस्ती के मल्हीपुर थाना क्षेत्र में 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ के दौरान घायल हो गया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की। इस दौरान पशु तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में एक छात्र के पैर में गोली लगने से वो घायल हुआ। बताया गया कि बदमाश भारत से नेपाल पशु तस्करी करता था। ये थाना मल्लीपुर क्षेत्र में एक भैंस चोरी हुई थी और भैंस चोरों का एक गिरोह पकड़ा गया था, जिसमें से कुछ लोग फरार हो गए थे। इसमें आज मुखबिर की सूचना पर सूची प्रभारी नितिन और एसओ मल्लीपुर आशीष कुमार के नेतृत्व में टीम ने काम किया। मुखबिर की सूचना पर राप्ती नहर के किनारे इनको रोका गया। इसने पुलिस पार्टी पर फायर किया और जवाबी कार्रवाई में इसके पैर में गोली लगी है।